हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, सारे ऑपरेशन सेट रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब समझने के बाद, सबसेट्स वगैरह सब सीखने के बाद हम ऑपरेशंस पे थोड़ा और डिटेल में वर्क करेंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इस लेक्चर में उनकी। तो पहले तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता दूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी देखो कि हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये चीज़ इक्वली होल्ड करेगी। अब अगेन इसको प्रूव करना चाहो तो देखो, दो सेट है, बराबर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, एक दूसरे का सबसेट दिखा के। और पढ़ना भी चाहो तो ये क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, बीच वाला सिंबल बीच में ही है। ओके, तो एक चीज़ आप इसमें सीख सकते हैं कि अगर मान लो ये याद ना भी रहे तो a इंटू, जैसे अपन b प्लस सी लिखते हैं, ये क्या हो जाता है अपना a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये बीच वाला सिंबल बीच में आ रहा है तो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। द सेम सेंस हम ऐसा बोल सकते हैं, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो ये तो देखो एक्सप्रेशन होगी, उसको लिखना कैसे ये बताया मैंने। इसको बेसिक लेवल पे अगर प्रूव करना चाहो तो हमारी एल एच एस क्या है, अगर मैं वर्बली देखना चाहूँ तो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। सो डेफिनेटली आप क्या करने वाले हो, एक एलिमेंट्स तो आ ही जाएंगे, दोनों साइड पे कवर हो ही रहे हैं, और बी यूनियन सी से जो आते हैं एक अंदर मिक्स होके, उन दोनों का आप क्या लोगे, कॉमन। तो वर्बली सही साउंड करता है। और अगर इसको वेन डायग्राम से भी देखना चाहो तो मेरी एलएचएस क्या बोलती है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये ए, ये बी, ये सी। सो ए का यूनियन ले लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी ये है। ओके, उसका यूनियन ले लो ए के साथ, तो ये ए और ऐड हो जाएगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, ऐसे एक बॉम्ब की जैसी शेप ले ली इसने, है कि नहीं। और अगर मैं आर एच एस ड्रॉ करना चाहूँ, ये तीन सेट है ए, बी एंड सी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये हिस्सा, और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ये वाला हिस्सा, दिस वन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे अगर, तो देखो कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, एक तो दोनों में कवर हो रहा है, प्लस साथ में ये जो लीफ है ये दोनों में कवर हो रही है। तो वेन डायग्राम से भी ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है आराम से। और प्रूव भी करना चाहो तो आप क्या करोगे, एलएचएस से एलिमेंट लिया कोई भी जर्नल, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सो यू कैन कीप ऑन राइटिंग दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन का मतलब क्या होता है, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, सो x b में भी है, x c में भी है। ओके, एंड आइदर x a में और x b और c दोनों में, इसका मतलब x a और x b, ये बात भी पूरी तरह होल्ड करेगी। एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि x b का भी एलिमेंट है, x c का भी एलिमेंट है, एंड देन यू आर मेकिंग इट यूनियन विद a। सो डेफिनेटली x a और b के यूनियन में भी चला जाएगा और x a और c के यूनियन में भी चला जाएगा, बिकॉज x b और c दोनों के अंदर है। ठीक है, अगर इस साइड से देखा जाए तो डेफिनेटली वो a और b के और a और c के यूनियन में चला ही जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, a यूनियन b, एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो एक तरह से मैंने क्या दिखाया था, जो भी एलिमेंट यहाँ पे वो कहाँ पे अवेलेबल है, आरएचएस में, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस का सबसेट हो गया। इन्हीं स्टेप्स को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आरएचएस भी एलएचएस का सबसेट हो जाएगी। तो इस तरह से भी इसका प्रूफ लिखा जा सकता है। बाकी वेन डायग्राम से और ये वर्बली भी बात इस्टेब्लिश होती है। दूसरा, जिस तरह से यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है यूनियन के ऊपर।
तो ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला सिंबल बीच में, एंड ए इंटरसेक्शन सी। सेम इसी तरह से इसका प्रूफ दे सकते हो वेन डायग्राम बना के भाई, ठीक है। बी यूनियन सी का क्या कर रहा हूँ, ए के साथ इंटरसेक्शन, सो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ए का बी से इंटरसेक्शन यूनियन ए का सी से इंटरसेक्शन। ओके, तो ये क्या अपने को सिंटैक्स वगैरह लिखने के काम आएंगी ये बातें। तो एक बेसिक सी बात देखी जाए, एक सवाल दूँ, मान लो कि आपको बोला जाए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ठीक है, देन बी इज इक्वल टू सी, क्या ये बात हमेशा ट्रू होगी? सो अपेरेंटली कुछ लोगों को लग सकता है हो सकती है ट्रू, लेकिन मैं काउंटर एग्जांपल आपको दे के दिखाऊँ। मान लो ए को आपने ले लिया क्या 1 2 3 4 5, बी के अंदर मैं डाल देता हूँ एलिमेंट 3 4 5 6, और सी के अंदर डाल दो आप 5 और 6। अब देखो ए और बी का यूनियन करने जाओगे तो ए 1 2 3 4 5 6 आएगा, ए और सी का यूनियन करने जाओगे तो भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। यूनियन इक्वल है, लेकिन क्या बी सेट और सी सेट सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, सी बी का सबसेट आ रहा है इसके अंदर। ओके, सो ये बात क्लियर हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि सी के बी का सबसेट होगा, इसमें अगर मैं 1 डाल दूँ यहाँ पे तो फिर बी और सी पूरी तरह डिस्टिंक्ट हो गए ना, दोनों में आपस में किसी का भी सबसेट नहीं है। और देख रहे हो ए यूनियन बी ए यूनियन सी इक्वल आ रहा है, बट बी और सी इक्वल नहीं है, तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो एक और कंडीशन लेता हूँ मैं, सेकंड, मैं ऐसा बोल लूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, देन बी इज इक्वल टू सी। क्या ये पॉसिबल है? ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर ए के अंदर वही चीज़, अगर मान लो मैं क्या ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, बी के अंदर आप ले लो 4 5 6, और सी के अंदर ले लो आप 1 1 तो नहीं लूँगा क्योंकि इंटरसेक्ट 4 5 बनाना है मेरे को, तो 4 5 6 7 ये ले लो आप, ठीक है, ये 4 5 7 ही ले लो। तो देख पा रहे हो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे मेरे पास 4 और 5, ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या आएगा 4 और 5। तो इंटरसेक्शन इक्वल है इन दोनों सेट्स का, बट बी और सी इक्वल है क्या 4 5 6 4 5 7? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दिस थिंग ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूँ पहली और दूसरी कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो रही है, मतलब इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, एंड साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी, तो क्या बी इज इक्वल टू सी होगा? बिल्कुल होगा, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ आराम से। मान लो आपने ये वाली कंडीशन को से इनिशिएट करता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ध्यान से देखिएगा, बोथ साइड मैंने ले लिया बी के साथ इंटरसेक्शन, ले सकता हूँ, दो सेट इक्वल है तो उनका बी के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा तो ट्रू है, बी इज इक्वल टू सी होगा तो ऑब्वियसली बात है ए यूनियन बी ए यूनियन सी हो जाएगा, लेकिन ए यूनियन बी ए यूनियन सी है तो बी और सी बराबर होना ज़रूरी नहीं है। सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको लिखो। अब देखो बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो ए यूनियन बी के साथ, तो ए यूनियन बी के अंदर बी तो है ही, सही बताया था ना, बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, तो बी यूनियन लिखने जाओगे तो बी तो कवर हो ही रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बी ही होगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। यहाँ पे क्या लिख के आ गया मैं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो वही रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उल्टा करके लिखा जा सकता है, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोई समस्या? देख लो बीच वाला सिंबल बीच में, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। और बी का मतलब, बी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं,
तो ऑब्वियसली बात है बी इसमें तो होता ही है, पर इस स्टेटमेंट से भी प्रूव हो जाता है कि बी के एलिमेंट सी के अंदर, इसका मतलब बी क्या हो गया, सी का सबसेट। तो आप इसी तरह से आप सी के साथ बोथ साइड इंटरसेक्शन लेके सी को बी का सबसेट दिखा सकते हो। लेकिन और आसान बनाया जा सकता है इसको, अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या करूँ, ए यूनियन बी को ए यूनियन सी से रिप्लेस कर दूँ वापस, क्योंकि वो भी इक्वल ही है इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए यूनियन सी के अंदर सी तो है ही सही, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों सेट का, सी ही आएगा। तो डायरेक्टली क्या प्रूव हो गया अपना, बी इज इक्वल टू सी। इस तरह से मैं इसका प्रूफ लिख सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट किया बी इंटरसेक्शन बोथ साइड करने से, एंड देन कीप ऑन प्रोसीडिंग। और ऊपर जो दो प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इनका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने खोलने में यूज़ किया इसको, और यहाँ पे वापस बंद करने में रिवर्स यूज़ किया उसका। ओके, आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। और प्रॉपर्टी देखो डी मॉर्गन लॉ, ये काफ़ी काम की चीज़ है। डी मॉर्गन लॉ पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल बार इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी बार। सेकंड थिंग, ए यूनियन बी होल बार इज ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब देखो इसको याद करना बड़ा आसान है कि अगर मैं अलग अलग बार लगाता तो बीच का सिंबल फ्लिप हो जाएगा, वो दोनों में होल्ड कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्शन था, बीच में यूनियन आ गया, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। और इसको आप मल्टीपल सेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब, इफ़ आई एम राइटिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल बार, देन इट विल बी इक्वल टू ए। इस तरह से मैं इसको लेके जा सकता हूँ। अब इसका प्रूफ देखना चाहेंगे तो देखो पहले तो इसको वर्बली क्लियर करो। ये LHS क्या बोल रही है, समथिंग बियॉन्ड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पहली बात सोचो कि इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब पहुंचता है, जब वो दोनों सेट में हो, दोनों का कॉमन होगा, तभी तो आप इंटरसेक्शन में डाल पाओगे। तो इसका मतलब अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं जा पा रहा है तो पक्की बात है वो कम से कम एक सेट से तो गायब है, या तो ए से गायब है या फिर बी से गायब है, या दोनों से ही गायब है, तभी वो कॉमन के अंदर नहीं जा रहा है। पर ये बात है कि वो ए या बी में से किसी ना किसी में से तो गायब है, मतलब दैट एलिमेंट इज आइदर बियॉन्ड ए और बियॉन्ड बी। बियॉन्ड ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा या फिर बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। सो आइदर दैट एलिमेंट इज बियॉन्ड ए और बियॉन्ड बी, दैट मीन्स आइदर इट बिलोंग्स टू ए बार और बिलोंग्स टू बी बार। तो डेफिनेटली ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है कि यूनियन के अंदर चला जाएगा। दूसरा वाला पार्ट में देखो कि भाई यूनियन के बियॉन्ड है, ए यूनियन बी को होल बार कर दो। तो अब ये बताओ यूनियन में कोई चीज़ कब जाती है, अगर एक भी सेट में होती तो यूनियन में डाल देते। यूनियन का मतलब क्या, मिक्स करना। तो अगर एक भी सेट में होती तो पक्की बात आप यूनियन में डाल पाते, लेकिन क्योंकि वो ना तो ए के अंदर है ना बी के अंदर, दोनों के बियॉन्ड है, इसलिए वो यूनियन में नहीं जा पाएगी। तो इसको वर्बली तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, बाकी वेन डायग्राम बना के आप आराम से कर सकते हैं इसको। और अगर प्रॉपर प्रूफ लिखना चाहें तो दो सेट इक्वल कैसे दिखाते हो आप, पहले वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ, LHS को पहले RHS का सबसेट दिखाओ। हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब या तो वो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है, दोनों में से पक्का किसी एक में तो वो गायब है। अगर ए में नहीं है तो कहाँ है, ए बार में। बी में नहीं है तो कहाँ है, बी के बाहर है, बी बार में। अब देखो आराम से, एक्स बिलोंग्स टू ए बार, ये एक सेट है, तो एक्स ऐसा एलिमेंट है जो दो आइदर इस सेट में या फिर इस सेट में, ए बार में या फिर बी बार में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए बार, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे वो एलिमेंट यहाँ पे, तो LHS RHS का सबसेट हो गई। और इन सेट्स को रिवर्स करके लिख दोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, लास्ट स्टेप से उल्टे चले जाओ तो RHS LHS का सबसेट हो जाएगी। इट मीन्स दे आर इक्वल। सिमिलरली आप सेकंड प्रूफ भी कर सकते हो। ध्यान ऐसे रखना है डी मॉर्गन लॉ को अपने को कि भाई जब अलग अलग बार लगाएंगे तो बीच का सिंबल फ्लिप हो जाएगा। लॉजिकली पहले दिमाग में सेट जरूर कर ले कैसे काम में लेना है। दिस इज़ नीदर ए नॉर बी, तो जब भी आपको नीदर ए नॉर बी निकालना है तो उसका मतलब क्या निकालना आपको, ए यूनियन बी का बार। और ये चीज़ निकाली जा सकती कैसे, यू माइनस ए यूनियन बी करके, बार का मतलब यही होता है। ठीक है, इजी। अब देखो कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड अगर मैं सवाल दिखाना चाहूँ आपको, फिर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे सेट्स की, वो बता के फिर कॉमन क्वेश्चंस लगा के ख़त्म कर देंगे लेक्चर। मान लो 3 सेट्स हैं ए बी सी, कैसे रीड करते हैं, ये सी है और मेरे को इस शेडेड रीजन के बारे में बताना है कि ये क्या लिखा जाएगा सेट की लैंग्वेज में।
तो पहले तो देखो इंग्लिश में बोलूँ तो ये चीज़ क्या है, एक्सक्लूसिव सी है, ऐसे एलिमेंट्स जो केवल और केवल सी में अवेलेबल हैं। मतलब सी के एलिमेंट तो हैं बट दे आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब x बिलोंग्स टू C and x does not belongs to A and x does not belongs to B। समझे आप? तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ना तो A के अंदर ना B के अंदर, इसका मतलब x कहाँ होगा, A यूनियन B के बाहर होगा। मतलब आप क्या कह रहे हो, x बिलोंग्स टू A बार इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू B बार। A में नहीं तो कहाँ पे A के बाहर होगा। और इस चीज़ को मैं इकट्ठा कैसे लिख सकता हूँ, A यूनियन B का होल बार। ठीक है, x बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल बार। सो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, C इंटरसेक्शन A यूनियन B होल बार। अब ऐसे लिख के समझो या इस तरह से समझो कि भाई ये क्या है, C के अंदर है, ओके, और A के बाहर है और B के भी बाहर है। तो तुम क्या बोलोगे, C इंटरसेक्शन A बार इंटरसेक्शन B बार, है ना। तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, तीनों एक साथ ट्रू हो रही है। इसका मतलब तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन ले रहे हो आप, A के भी बाहर है, B के भी बाहर है और C के भी C के अंदर है। तो इस चीज़ को आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, डिमॉर्गन लॉ से, A यूनियन B होल बार। और मैं चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, C माइनस A यूनियन B। इजी, इस तरह से भी इसका सिंटैक्स लिखा जा सकता है। मतलब चाहे आप ऐसे देखो या वर्बली सोचते रहो कि C में है एंड A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। फिर डिमॉर्गन लॉ से ऐसे लिख सकता हूँ, एंड C इंटरसेक्शन A यूनियन B बार मतलब C के अंदर है, A यूनियन B के बाहर है, तो इसको सब्ट्रैक्शन से भी इस तरह से लिखा जा सकता है। सो आई होप बेसिक सिंटैक्स मैं आपको बता पाया होऊंगा इस तरह के एक्सप्रेशंस के अंदर। आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। हम ऑलरेडी सेट ऑपरेशन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं। तो बेसिक वेन डायग्राम से मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर फॉर्मूला डिराइव करूंगा। सिंपल प्रॉब्लम देखो, इन ए सिटी ऑफ पॉपुलेशन 100K 70K रीड दैनिक भास्कर, न्यूज़पेपर का नाम है, 60K रीड राजस्थान पत्रिका एंड 40K रीड बोथ। ओके, find number of people reading exactly one newspaper, at least one newspaper, and third thing, none of the newspaper। ओके, तो जैसे इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम पूछी थी, इस तरह की प्रॉब्लम तो वेन डायग्राम से ज़्यादा आराम से सोल्व होती है। मान लो मैं सिंपल इसका वेन डायग्राम क्रिएट करता हूँ। ओके, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट मेरा ये हो गया। लेट्स सपोज ये सेट क्रॉसपॉन्ड करता है दैनिक भास्कर को, आर सेट क्रॉसपॉन्ड करता है मेरे को राजस्थान पत्रिका। अब देखो वेन डायग्राम बनाते कैसे, कैसे नंबर फिल करते हैं। हमेशा सिंपल सा ही रूल याद रखना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, फ्रॉम स्मॉल टू बिगर एरिया, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है अपने को डायग्राम बनाते टाइम। ओके, तो सबसे छोटा एरिया अपने पास ये है कॉमन, तो कॉमन एरिया में कितने हैं 40। ओके, अब दैनिक भास्कर में कितने 70, मतलब इस पूरे गोले के अंदर कितने 70, 40 ऑलरेडी कवर कर चुके, तो बड़े कितने मेरे पास 30,
राजस्थान पत्रिका में 60, तो 40 ऑलरेडी कवर कर चुके, तो इस पूरे गोले में बचे कितने मेरे पास 20। अब देखो तीनों का सम कितना हो गया 40, 30, 70 प्लस 20। तो ये जो पूरा एरिया है अपना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो दैनिक भास्कर या फिर राजस्थान पत्रिका, दो ही न्यूज़पेपर की बात करी जा रही है। तो फिर बचे हुए 10 लोग क्या हो गए, बाहर वाले एरिया में आ गए, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इसको रीड करके आप आराम से तीनों सवालों के जवाब दे सकते हो। फर्स्ट एग्जैक्टली 1, मतलब आइदर दैनिक भास्कर ओनली और राजस्थान पत्रिका ओनली, सिमेट्रिक सम की बात कर रहा हूँ। तो 30 प्लस 20, ये आंसर आगे मेरे पास कितना 50। इन सेकेंड एटलीस्ट 1, मतलब पूरा एरिया ये, तो पूरे एरिया में देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सबको सम कर दोगे 30 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 10। एंड थर्ड अपने पास नन, तो वो 10 आ ही रहा है। ठीक है, यू कैन से सिंपल 100 माइनस टोटल पॉपुलेशन माइनस ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास नन का आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मान लो अपन देखो सेट थ्योरी में फॉर्मूला डिराइव करना चाहे 2 सेट के लिए, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो आप, ये मैंने बनाया, ठीक है, सेट ए और सेट बी, ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह से। सो अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ध्यान से देख रहे मैं कैसे लिख रहा हूँ, लिखा अपन ने एन ए प्लस एन बी। अब देखो एन ए किया तो आपने क्या किया, ये वाला एरिया उठा लिया, प्लस एन बी किया तो आपने ये वाला एरिया उठा लिया। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में आपने ये वाला जो बीच वाला कॉमन एरिया 2 बार ऐड किया है। अब कोई भी चीज़ को आप 2 बार तो ऐड करेंगे नहीं कलेक्शन के अंदर, तो एक बार क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर अपने को दूसरा वाला, अब इसका मतलब इसी सवाल को देखो इस तरह से करते तो क्या आता है आंसर, ये एटलीस्ट 1 का मतलब यूनियन, दैट विल बी 70 दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका माइनस कॉमन, तो ये भी चीज़ अपने को क्या देती 90 आंसर देती। अगेन कोई भी प्रॉब्लम वेन डायग्राम से भी की जा सकती है, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ अपने पास क्या थी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये बेसिकली क्या है एक्सक्लूसिव एरिया। तो आप सबको पता है यूनियन में से अगर आप इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों गोलों में से अगर बीच वाली पत्ती हटा दोगे तो ये आपके पास सीधे सीधे आ जाएगी। तो ये दिख ही रहा है मेरे को 90 माइनस 40, 50 आंसर आ रहा है। नन, नीदर ए नोर बी, वर्ड को देखो सेट के लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, नीदर ए नोर बी, नन का मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं है। तो इसी चीज़ को डी मॉर्गन लॉ से कैसे लिख सकते हो आप, ए यूनियन बी होल बार दैट विल बी इक्वल टू टोटल माइनस यूनिवर्सल में से क्या घटा दो, ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल कितना मेरा 100 माइनस इंटरसेक्शन ए यूनियन 90 दैट इज 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का भी सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसको भी ध्यान से समझना है। और वेन डायग्राम बनाना तो आप सीख ही रहे हैं। अब 3 सेट पे एक सिंपल प्रॉब्लम लो, फिर अपन और चर्चा करेंगे। मान लो इन ए सिटी ऑफ पॉपुलेशन, इन ए सिटी ऑफ पॉपुलेशन 200 के, 3 सेट पे करते अब काम। 200 के लेट्स से दैनिक भास्कर को पढ़ने वाले लोग कितने मेरे पास 80 के, राजस्थान पत्रिका को पढ़ने वाले लोग कितने मेरे पास 70 के, और टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले लोग हैं मेरे पास कितने 50 के। ओके, और डाटा दे देता हूँ, दैनिक भास्कर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ये पढ़ते मेरे पास कितने 25 के, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान पत्रिका ये पढ़ते हैं मेरे पास 20 के, एंड दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका ये पढ़ते हैं मेरे पास कितने 40 के, एंड ऑल 3 डीबी एंड टीओआई एंड राजस्थान पत्रिका ये पढ़ते पास मेरे पास मान लो 10 के। ठीक है, अब वही सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ,
फाइंड नंबर ऑफ पीपल रीडिंग exactly 1, exactly 2, at least 1, देखो एग्जैक्टली 3 तो ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है 10 की डाटा, एटलीस्ट 1, नन। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है ओनली राजस्थान पत्रिका, ओनली दैनिक भास्कर, ओनली टीवी है, तो सब वैन डायग्राम से अपन को दिखता है, तो वैन डायग्राम बनाता है। देखो वही सिंपल रूल फॉलो करना है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, ये मेरे हो गए 3 सेट। ओके, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, TOI। अब सबसे छोटा एरिया ये है, तीनों में जो आ रहा है वो क्या है मेरे पास 40। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 40, सॉरी तीनों में कितना है मेरे पास 10 के, तीनों में कितना आ रहा है अपने पास 10 के। ओके, राजस्थान पत्रिका TOI 20 के, तो 10 तो ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, इसका 10 और बचा। दैनिक भास्कर और TOI 25 के, तो 10 ऑलरेडी आ चुका, कितना हो गया मेरे पास 15। तो कवर कितना कर लिया अपन ने 25 और 10 35। तो TOI में टोटल कितने मेरे पास 50 के, सो बचे कितने मेरे पास 15। ओके, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में कितने मेरे पास 40, तो बचे कितने यहाँ पे 30। तो टोटल कितना होगा मेरे पास 40 + 15 55, टोटल कितने हैं 80, तो 25 बचे। राजस्थान पत्रिका में कितने 70, तो यहाँ बचे 20। तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ टोटल कितना कवर कर लिया अभी तक आपने 80 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 30 110 और 15 125, तो बचे कितने मेरे पास 75, जो तीनों में से किसी सेट में नहीं है। अब इस वेन डायग्राम पढ़ते जाओ और आंसर देते जाओ। फर्स्ट की बात करूँ एग्जैक्टली 1, दैनिक भास्कर ओनली 25, राजस्थान पत्रिका ओनली 20, टाइम्स ऑफ इंडिया ओनली, एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर आता है इन फैमिलीज के पास। ठीक है ना, तो टोटल नंबर आप कर लेंगे कितना हो गया मेरे पास ये 40 + 20 60। एग्जैक्टली 2 का मतलब कौन सा एरिया, देख ध्यान से देखो ये वाला एरिया, ये 2 सेट में आ रहा है जो एग्जैक्टली, तो ये कितना हो गया मेरे पास 30 दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका ओनली, 15 दैनिक भास्कर टाइम्स ऑफ इंडिया ओनली, प्लस 10 राजस्थान पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया ओनली, तो ये कितना हो गया मेरे पास 40 15 55 फैमिलीज ऐसी है। और तीसरा बोला एग्जैक्ट एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का मतलब ही सारा सम, जब भी कराई था मैंने कितना आया था ये 80 + 30 + 15 125 सम करना है, क्योंकि पूरा एरिया तो 80 है ना, पूरा दैनिक भास्कर बच्चे काउंट कर लो। और फोर्थ नन, जो किसी भी सेट में नहीं आ रहा, दैट इज 75। तो वेन डायग्राम प्लॉट करके उसको रीड करके करना काफ़ी आसान होता है। इवन अपने को अननोन कुछ चीज़ें भी करनी हो तो आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। और फॉर्मूला डिराइव करना हो 3 सेट पे तो कैसे देख सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। वेन डायग्राम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसको ढंग से बनाना है। कुछ अननोन भी हो तो आप उसको XYZ मान के छोड़ सकते हैं और अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लो ये सेट A, सेट B, सेट C, तो यूनियन अगर निकाल रहे हो आप तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या हो गया N of A + N of B + N of C। अब देखो अगेन, जब आप N of A + N of B करते हो तो ये पूरी स्ट्रिप इंटरसेक्शन वाली स्ट्रिप 2 बार ऐड होती है, तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -A इंटरसेक्शन B, सिमिलरली -B इंटरसेक्शन C, -C इंटरसेक्शन A। अब ध्यान से देखो ये वाला जो एरिया है, ये आपने NA + NB + NC किया तो 3 बार ऐड हुआ, और तीनों बार जब ये डबल स्ट्रिप हटाई तो 3 बार घट भी गया, मतलब एक बार भी आपने अभी तक इसको काउंट नहीं किया, तो कम से कम एक बार तो काउंट करना ही है। तो N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को मैंने क्या कर दिया ऐड।
अब यही फॉर्मूला एटलीस्ट वन, यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन, ऊपर वाली चीज़ के लिए अप्लाई किया जाए तो आप क्या बोलते हैं, एन ऑफ ए भास्कर 80, बी मतलब पत्रिका मान लेते हैं 70 प्लस 50 माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन कितना है मेरे पास 20 भास्कर और पत्रिका 40 माइनस 25 माइनस 20 प्लस 10, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 125 ही आएगा। ठीक है, और बाकी इस तरह के डाटा तो वेन डायग्राम से ज़्यादा आराम से निकलते हैं, फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं इसके लिए, पर वेन डायग्राम आई गेस ज़्यादा बेहतर है। नीदर ए नॉर बी नॉर सी नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये चीज़ किसके बराबर आएगी, डे मॉर्गन लॉ लगा दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी होल बार, जो कि किसके बराबर होगी, टोटल पूरी पॉपुलेशन माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में 200 थी, यूनियन की वैल्यू 125 थी, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 75, जो कि वेन डायग्राम से भी अच्छे से विजिबल है। ओके, अब देखो एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो इसको अपन आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 4 सेट का यूनियन निकालना है तो एक एक करके सम, माइनस 2 करके इंटरसेक्शन, प्लस 3 करके इंटरसेक्शन, माइनस 4 करके इंटरसेक्शन, उस तरह से आप इसको चला सकते हो, प्लस माइनस। मतलब अगर एक पैटर्न का देखा जाए तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि एन ऑफ, मान लो 5 सेट के लिए लिखना चाह रहे हो, सी यूनियन डी यूनियन ई, तो क्या होगा सिग्मा एन ए, सिग्मा एन ए मतलब एक एक करके सम, माइनस सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पेयर वाइज इंटरसेक्शन, प्लस सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 3 के करोगे, 2 के पेयर बनाओगे, 5 चीज़ों में 10 बन जाएंगे, 3 के सेट भी 10 बन जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, आपको पीएनसी के टाइम पे ज़्यादा मदद करेगी, माइनस सिग्मा एन ऑफ 4 करके, 5 में 4 के सेट बनाओगे तो 5 बन जाएंगे। ये पीएनसी से आ जाता है 5C4। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, यानी अगर आप इनिशियल बिगिनर हैं तो थोड़ा सब्र रखें, ये चीज़ काफ़ी काम आएगी पीएनसी में आपको। सेट थ्योरी वापस लास्ट में सिग्मा 5 का, यहाँ पे 4 का करना है माइनस, फिर लास्ट में ऐड करना है 5 का, तो मतलब एक एक करके माइनस 2 करके, प्लस 3 करके, माइनस 4 करके, प्लस 5 करके, तो सीरीज चलती रहती है। इसको हम पीएनसी की लैंग्वेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लैंग्वेज में बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डिटेल में बात करेंगे जब आप पीएनसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले बेस्ड कुछ अप्रोच। अब देखो एक सिंपल सवाल और कराता हूँ, जिसमें आप दोनों चीज़ें समझ पाओगे, वेन डायग्राम की एप्लीकेशन को भी और इसको भी। फिर लैंग्वेज से भी खेलेंगे थोड़ा बहुत, प्रैक्टिकल कुछ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस की प्रॉब्लम भी करा दूंगा आपको इसी में ही। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एडवांस में सेट थ्योरी के सवाल तो नहीं आते, और अभी प्रीवियस ईयर आप लगा भी नहीं पाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व कर लेते हैं सेट थ्योरी के साथ ही, लॉगरिदम ज्योमेट्री के भी कर सकते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं बोलता हूँ कि इन ए क्लास, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, इन ए क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल वॉन सम मेडल्स, मतलब किसी ने कुछ ना कुछ मेडल तो जीता ही जीता है, सम मेडल्स, 38 वॉन इन फुटबॉल, 20 won in cricket and 15 won in basketball and 3 won all 3 medals. Okay, find the number of students who won exactly 2 medals, won exactly 2 medals. अब इसको देखो वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि अपने निकालना क्या है। मान लो ये मैं
यूनिवर्सल सेट बना लिया, मतलब क्लास, और पूरी की पूरी क्लास इस यूनियन में आ रही है, क्योंकि हर किसी ने मेडल तो जीता ही है। तो अगर एटलीस्ट 1 मेडल जीतने की बात करोगे तो पूरी क्लास ही आ जाएगी इसके अंदर, बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, यूनियन की वैल्यू पॉपुलेशन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। और ये 3 सेट क्रिएट कर देता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। एंड हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया पता करना है, एग्जैक्टली 2 वाला। ठीक है, तो अगर इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स कर दो कि भाई क्या क्या आने वाले, मान लो इसमें आ रहा है अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी। तो वेन डायग्राम प्लॉट कर भी बना सकते हो, बीच में कितने 3, और फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। बल्कि बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाए मेरे पास 38 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 3, और सारे एलिमेंट्स को जोड़ के प्लॉट करने के बाद 58 के बराबर कर दोगे। या फिर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं यूनियन का, एफ यूनियन सी यूनियन बी, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा तो आप सीधे सीधे भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एफ इंटरसेक्शन बी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डाटा से उठाते जाओ। यूनियन का मेरे को कितना दे रखा वैल्यू 58, एन एफ 38, एन सी 20 प्लस 15। अब एफ इंटरसेक्शन सी मतलब ये एरिया, अब कितना दिख रहा है ये वैल्यू, अल्फ़ा प्लस 3। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, गामा प्लस 3। सिमिलरली एफ इंटरसेक्शन बी, बीटा प्लस 3 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन विच इज़ 3। अब सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे, 58 58, और यहाँ से हो जाता है मेरे पास 15 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3, एक कैंसिल हो गया, 15 माइनस 6 हो गया 9, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9। ओके, आंसर कितना आ गया मेरे पास 9। अब एक सिंपल सा सवाल और देखो नंबर से रिलेटेड। अब ये बेसिक क्वेश्चन के थ्रू अब तुम ऑपरेशन करना सीख जाओगे, फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूँ ए सेट अपने पास 1 2 3 अप टू 1000, ठीक है, एंड आई आस्क फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A which are neither divisible by 2 nor 3, ना तो 2 से डिविजिबल होने चाहिए ना 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ सेट की थ्योरी, लैंग्वेज की थ्योरी में, मतलब कि जो स्टेटमेंट बनाई है थोड़ा सा आपको अजीब लगेगी पढ़ने में, मतलब थोड़ा लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट करना हो। मान लो मैं बी सेट डिक्लेयर करता हूँ एक्स, बी के अंदर क्या है एक्स है, सच दैट एक्स आता तो ए से ही है, बट जी सी डी ऑफ एक्स कोमा 6 इज़ 1। जी सी डी से अगर कुछ लोगों को अनफेमिलियरिटी हो तो एच सी एफ और जी सी डी एक ही बात होता है। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है और ये बी, मतलब अकॉर्डिंग टू मैं ऐसा बोल लूँ या फिर बोलूँ आपसे कि एन ऑफ बी क्या होगा, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, एक ही बात है। अब देखो अगर कोई भी नंबर 6 के साथ जी सी डी 1 दे रही है, इसका मतलब 6 के कोई भी प्राइम फैक्टर एक्स के फैक्टर नहीं है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता, तो डेफिनेटली अगर वो 2 से डिविजिबल होता तो जी सी डी 2 आ जाता, 3 से डिविजिबल होता तो 3 आ जाता, दोनों से होता तो 6 आ जाता। पर 1 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं आप? और इसमें ये मत कर देना 1000 में से आपने 6 से डिविजिबल नंबर हटा दिए, तो इसका मतलब आपने देखो बहुत सारे नंबर ऐसे जो केवल 2 से डिविजिबल होते वो नहीं हटाया आपने, केवल 3 से डिविजिबल होते वो भी नहीं हटाया आपने। ठीक है, दोनों से डिविजिबल वाले नंबर ही हटाए।
मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्सक्लूसिवली मतलब जो 2 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल किसी भी से भी एक से होते हैं तो उन सबको आपको हटाना है। ठीक है, तब इसको तो सेट थ्योरी से कैसे कर सकता हूँ। मान लो सी सेट में मेरे पास क्या है, मान लो एलिमेंट्स है जो कि है तो एक ही, बट वो क्या है 2 के मल्टीपल है, मतलब 2 से डिविजिबल। देखो इस तरह सेट लैंग्वेज में इसको लिख सकता हूँ कुछ समझाने के लिए। डी के अंदर भी एक ही एलिमेंट है बट वो क्या है सब 3 के मल्टीपल है। इस तरह से को सेट लैंग्वेज में कैसे लिखता हूँ मैं, सी एंड डी। तो ओबियसली अपने कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स जो सी के भी बाहर है और डी के भी बाहर है। ओबियसली बात है, वही से बियॉन्ड नहीं जाना उसको। तो ये बेसिकली क्या होगा, सी यूनियन डी होल बार, दैट विल बी इक्वल टू टोटल, टोटल मतलब अपना एन ए माइनस एन ऑफ सी यूनियन डी। एन में कितने 1000 माइनस ये क्या आएगा एन सी 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल माइनस 2 और 3 तीनों दोनों से डिविजिबल, दैट विल बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन डी। अब 2 और 3 दोनों डिविजिबल मतलब किससे डिविजिबल 6 से। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो नंबर, चाहो तो एपी का यूज भी कर सकते हो, एन टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू अपनी लास्ट टर्म जो भी बनती है उसकी। तो ये मेरे को पता है कि एन सी मतलब 2 से डिविजिबल 500 नंबर हो जाएंगे 1 से 1000 तक। 3 से डिविजिबल जाओगे तो डिवाइड करके देख लो, 3 के मल्टीपल में चल रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 3 3 333 और 6 से डिविजिबल करने जाओगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 166। तो बस इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये नंबर से रिलेटेड बात भी समझ में आई। 3 सेट पे भी अप्लाई की जा सकती है। मान लो आपको ऐसे बोला जाए नीदर 2 नोर 3 नोर 5, मतलब एक सेट ई और बना दूँ मैं आपसे और बोल दूँ उसके अंदर किस कौन सा वाला एलिमेंट है, एक ही है और वो 5 के मल्टीपल है, और मेरे से क्या पूछा जाए ऐसे नंबर जो ना 3 से डिविजिबल हो, ना 2 से, ना ही 5 से। तो बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो, सी बार इंटरसेक्शन डी बार इंटरसेक्शन ई बार, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ सी डी ई यूनियन का होल बार। तो टोटल माइनस यूनियन की वैल्यू। तो बस आपको बता रहा हूँ कि यूनियन कैसे लिखोगे आप, 3 सेट का यूनियन तो लिखना आता ही है आपको। तो ये क्या बनेगा मेरे पास नंबर एन सी प्लस एन डी प्लस एन ई, सी और डी तो निकाले ही ऑलरेडी। ई का मतलब क्या 5 के मल्टीपल, तो 1 से 1000 तक में कितने हो जाएंगे 200 माइनस 2 का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मतलब 6 के मल्टीपल 166 माइनस डी इंटरसेक्शन ई मतलब 3 और 5 दोनों के मल्टीपल मतलब 15 के मल्टीपल। तो वो आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 15 6 10 और 0 96 हो जाएंगे। ठीक है, और सी इंटरसेक्शन ई मतलब 2 और 5 दोनों के 10 10 के मल्टीपल 100 हो जाएंगे, प्लस सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई मतलब 2 के भी 3 के भी और 5 के भी। तो ये किसके मल्टीपल की बात करो 2 3 5 मतलब 30 के मल्टीपल है ना। तो 1000 को 30 से डिवाइड करके देख लेना कितना होएगा मेरे पास। ठीक है, इजी। तो 93 आ जाएगा बेसिकली। तो सारा नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 सेट पे नंबर से रिलेटेड चीज़ें लगानी हो तो इस तरह के सवाल आराम से किए जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वेन डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, उसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करेंगे और सेट थ्योरी भी अपना पूरा हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, ए सेट के अंदर हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर m अपॉन n इस तरह का बनाया m और n यहीं से उठा के डाल रहे हो, ए में से m लेस देन n है, और जी सी डी एफ एम एन एन इज 1। जी सी डी का मतलब बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब आपस में म्यूचुअली इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो सिंपल सी बात भाई बी कम लेना है। तो अगर मैं m को 1 ले लेता हूँ तो आप सभी क्रिएट कर दो, चाहे 1/2 1/3 से लेके 1/10 तक कितने एलिमेंट हो गए 9। m को 2 लोगे तो मेरे पास बड़ा लेना है 2/3, 4 नहीं आएगा 5 आ सकता है,
7 आ सकता है, 9 आ सकता है। कितने हो गए? 4। m को 3 लोगे तो 3/4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 नहीं आएगा, 7 और 8, 9 नहीं आएगा, 10 भी ले सकते हो। कितने हो गए? 5। m को 4 डाला, 4 डिवाइडेड बाई मेरे पास 5 ले सकते हो, 6 नहीं आएगा, 7 ले सकते हो, 8 नहीं आएगा, 9 ले सकते हो, 10 नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ तो GCD 2 आ जाएगा अपने पास। समझ पा रहे हो? कॉमन फैक्टर अपना कुछ नहीं होना चाहिए। 5 लोगे तो अपने पास केस क्या आएगा? 5/6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 4। ऐसे अलग अलग केस में काउंट कर सकते हो आराम से। 6 डिवाइडेड बाई 7 ले सकते हो, 8, 9, 10 नहीं ले सकते, तो एक ही केस आएगा। 7 के केस में 7/8, 9, 10 तीनों ले सकते हो, 3 आ गया। 8 के केस में 8 डिवाइडेड बाई 9 एक ही ले सकते हो, और 9 के केस में मेरे पास क्या आएगा? 10 ले सकते हो, एक केस ही आ जाएगा। तो सबको जोड़ दो, 9 + 4 + 5 + 3 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1, आंसर आ जाएगा अपना। ओके, आसान सवाल था ये। अब ये सवाल देखो, सेट S के अंदर P1, P2, P3 सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ए सेट क्या है? S यूनियन P, ठीक है। S तो अपना सेट पर, P के बारे में क्या बोल रहा है? P इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ S। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, चाहे आप 2 नंबर का करो, 3 नंबर का करो, 4 नंबर का, कितने भी प्रोडक्ट करो। द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X कहाँ से उठाओगे आप? सेट S से ऊपर से, Y उठाओगे A से, सच दैट X डिवाइड्स Y। अब लॉजिक सोचो, X क्या है? P1, P2 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और Y क्या है? इनके ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब क्योंकि देखो आपस में प्राइम है, तो P1 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर पाएगा जिनका प्रोडक्ट आप P1 से बनाते हो। समझ रहे हो आप? तो मतलब Y कैसा पिक कर सकते हो? मान लो अगर X को आपने P1 ले लिया, तो Y कैसा पिक कर सकते हो? तो प्रोडक्ट करोगे नंबर्स में, तो एक नंबर तो P1 ही होगा, और दूसरा नंबर P2, P3 से लेके P10 तक कुछ हो सकता है अपने पास, है ना। और प्रोडक्ट में हालांकि इन्होंने देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ S, तो सिंगल P1 को भी मैं ले सकता हूँ। तो मतलब प्रोडक्ट बनाने के मतलब P1 के साथ किसका प्रोडक्ट करना आपको? P2, P3 से लेके किसी भी एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट का प्रोडक्ट कर सकते हो। अब देखो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी सबसेट के टाइम पे कि P1 के साथ किसी का प्रोडक्ट करना है, तो किसका करूँ? तो हर एक एलिमेंट को लेके 2 ही चॉइस है, या तो इसको छोड़ दो या इसको ले लो। कितनी चॉइस है मेरे पास? 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी? 2⁻10। ईजी, समझ रहे हैं आप? नंबर ऑफ सबसेट्स के टाइम पे बताई थी। अगर किसी को PN से नहीं भी आती है तो सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो। हर एक के लेके 2 चॉइस है, तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी मेरे पास? मल्टीप्लाई कर दो 2⁻9, 2⁻9 दैट इज़ 512। ठीक है। सेम ऐसी जब x को आप P2 लोगे तो अगेन यही सेम सिचुएशन किस में बनेगी कि P2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? P2, P3 उन्हीं से कर सकते हो जिनका मल्टीप्लिकेशन P2 के साथ हो रहा है ना। तो अगेन ये 9 एलिमेंट्स हैं, टोटल सिलेक्शन कितना हो? 2⁻9। सेम ऐसे केस P3 के साथ भी बनेगा, P4 के साथ भी बनेगा, P10 के साथ भी बनेगा। मतलब उन्हीं प्रोडक्ट्स में जाके फिट हो सकते हो आप जिसमें P2 भी इन्वॉल्व है, तभी तो डिवाइड कर पाए, क्योंकि सारे के सारे नंबर प्राइम है। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना हो गया? 10 × 2⁻9 5120। अब इस सोल्यूशन में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात ये लग सकती है आपको कि भाई क्या आप खाली P1 को P के अंदर, ये जो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसके अंदर P1, P2, P3 भी आएंगे कि नहीं आएंगे? डाल सकते हो, ठीक है ना। यानी फिर आंसर इसका 5110 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट्स आप हर एक से हटाओगे तो 5120 के बजाय 5110 हो जाएगा। बट पॉसिबल आंसर ये दिया हुआ था कंसीडरिंग दैट के वो सिंगल P1 को भी एलिमेंट मान रहे हैं P सेट का, ठीक है। इस वजह से आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, एक सर्वे अपने पास 220 स्टूडेंट्स टोटल हैं, और उनमें से बोल रहा है कि मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो लीस्ट 125 और एट मोस्ट 130, तो मतलब रेंज दे रखी है। तो मैथ के एलिमेंट्स के सेट को अगर मैं M बोल दूं तो ये मेरे को दे रखा है 125 से
130 के बीच में, ठीक है। एंड फिजिक्स दे रखा है अपने को, पी सेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, दे रखा है 85 से 95 के बीच में। एंड केमिस्ट्री दे रखा है मेरे को कहाँ से, 75 से लेके 90 के बीच में, ओके। और पी इंटरसेक्शन सी, ये 30 एलिमेंट्स दे रखे हैं। सी इंटरसेक्शन एम, ये मेरे पास 50 एलिमेंट्स दे रखे हैं। एंड एम इंटरसेक्शन पी दे रखा है मेरे को 40। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे वो है 10। मतलब अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, एम बार, नीदर एम नोर पी नोर सी, तीनों में ही नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो एक भी सब्जेक्ट नहीं लेके बैठे, तो बेसिकली यही चीज़ की बात हो रही है। अब डी मॉर्गन लॉ से आपको पता है ये चीज़ क्या लिखी जाती है, एम यूनियन पी यूनियन सी सारे का होल बार, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करना मेरे को टोटल में से, ठीक है, बार दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस एम यूनियन पी यूनियन सी। सो टोटल तो अपने पास कितना है 220 माइनस यूनियन। अभी हाल फिलहाल आप एन एम एन पी एन सी इसी तरह से लिख लेता हूँ, क्योंकि रेंज दी हुई है, फिक्स वैल्यू तो दे नहीं रखी। इंटरसेक्शन की वैल्यू फिक्स दे रखी, -30 -50 -40 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन मान लेते हैं x, जो कि मेरे को निकालना है। ये अपने देखा 10, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी, 10 इज इक्वल टू 220, ये कितना होगा मेरे पास 120 प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 340 माइनस ये चीज़ एज इट इज रख दी जाए, एन एम एन पी एन सी माइनस एक्स, ओके। सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 330 माइनस एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी। अब देखो ये वैल्यू अगर लीस्ट साइड पर होगी तो एक्स की वैल्यू मैक्स आ जाएंगी। लीस्ट साइड पर लेने का मतलब 125 प्लस 85 प्लस 75, तो ये कितना हो गया मेरे पास 160 प्लस 125 हो गया मेरे पास 285, तो वैल्यू आ गई है कितनी मेरे पास 45। तो ये वेब मैक्स वैल्यू आ गई आपके ऐसे सब्जेक्ट बच्चे जो तीनों में पास हुए हैं। मिनिमम साइड पे जाओगे तो इस चीज़ को मतलब मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब 130 प्लस 95 प्लस 90, ये कितना हो गया मेरे पास 185 प्लस 130 हो गया मेरे पास ये 315। तो उस केस में एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जो कि तुम एम से बोल रहे हो, दैट इज़ अबाउट 15। तो सम किया दोनों का तो 60 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो काफ़ी अच्छा सवाल है, सिमिलर सा क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में भी बना देते हैं लोग। अब देखो कि एक्स आई 50 सेट है, वाई आई n सेट है और इनका यूनियन कर रहे हो आप, तो सेम सेट जनरेट हो रहा है टी। कह रहा है कि ईच एलिमेंट एक्स आई कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, ठीक है, 10-10 एलिमेंट्स के सेट है ना। x1 से लेके x2, ये जो 50 बना रहे हो कितने मेरे पास, हर एक में 10-10 एलिमेंट है। एंड ईच वाई आई कंटेन 5 एलिमेंट्स, मतलब y1 y2 अप टू yn कितने एलिमेंट है मेरे पास 5 एलिमेंट है हर एक के अंदर। सिर्फ ईच एलिमेंट ऑफ t देख लो, ईच एलिमेंट ऑफ t इज एन एलिमेंट ऑफ 20 एग्जैक्टली 20 xi एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ yi। तो n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मान लो मैं, ये तो पता है कि भाई यूनियन लेके सेम सेट बन रहा है, तो यूनियन में एग्जैक्ट इन सब के यूनियन में कितना एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अगर n ऑफ इस तरह से यूनियन को लिखते हैं अपन xi, ऑपरेटर लगा के, मतलब सबका यूनियन किया जा रहा है। तो मैंने क्या किया ना, सबके एलिमेंट्स सारे सेट्स को बोला सबके नाम लिखो आप, जितने भी एलिमेंट्स सबके नाम हो, 10 10 10 10 10। अगर मैं सिंपली आपको अलाउ कर दूँ तो आप कितने नाम लिख दोगे 10 × 5500। बट अपने को पता है कि इस में जो लिस्ट लिखी है ना, हर एक एलिमेंट कितने सेट्स के अंदर है, एग्जैक्टली 20 xi के अंदर, मतलब हर एक नाम 20 xi के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 500 नाम की लिस्ट है ना, इसमें अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो हर एक नाम कितनी बार रिपीटेड मिलेगा आपको 20 टाइम्स, मतलब हर एक एलिमेंट को आप 20 बार काउंट कर रहे हो, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। मान लो इसको ऐसे सोचो कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे हैं,
ठीक है, हर एक बच्चा 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, और टोटल बच्चे मान लो मेरे पास कितने हैं, 10, ठीक है। हर एक बच्चा 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और हर एक न्यूज़पेपर को 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनना, हर एक बच्चा 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और हर एक न्यूज़पेपर को 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बताओ कि लाइब्रेरी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10, ठीक है, कितने थे, 10, और हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मेरे पास, मान लो 6 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 6, और हर एक न्यूज़पेपर को 3 बंदे पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला हर एक बच्चे से जाके भाई तुम अपने न्यूज़पेपर के नाम लिख दो, तो वो सारे न्यूज़पेपर लिस्ट कर देता है, दूसरे वाला भी लिस्ट कर देता है, तीसरे वाला भी लिस्ट कर देता है। सारे लिस्ट करने के बाद इस लिस्ट में कितने न्यूज़पेपर आ जाएंगे मेरे पास, 10 × 6 60। पर आपको पता है कि हर एक न्यूज़पेपर को 3 बच्चों ने पढ़ा है, मतलब वो इस पूरी लिस्ट के अंदर हर एक नाम 3 बार दिखाई देगा। तो एक्चुअल में न्यूज़पेपर कितने हुए, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हर एक केस को आपने 3 बार काउंट किया हुआ है। तो कितना आ गया मेरे पास, 20। तो वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करो कि जब मैंने x के 10 10 10 10 करे सारे एलिमेंट उठा लिए तो मेरे पास 10 × 50 एलिमेंट्स टोटल तैयार हो गए। लेकिन मेरे को पता है कि भाई हर एक एलिमेंट 20 सेट में आया है, तो इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, 20 टाइम्स, ठीक है। वही सेम चीज़ आप yi के लिए भी कर सकते हो, n सेट्स है ना, तो मैंने y में कितने एलिमेंट्स है, हर एक के अंदर 5 एलिमेंट, सबके नाम लिख डाले, n सेट्स है तो 5 × n। लेकिन मेरे को पता है इस लिस्ट में हर एक नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार, है ना, क्योंकि हर एक नाम 6 y के अंदर है, एग्जैक्टली 6। कोई एक नाम किसी और 6 सेट के अंदर हो, किसी और 4 अलग अलग सेट के अंदर होगा, तो हर एक नाम 6 बार रिपीट हुआ। तो एक्चुअल में नेम्स कितने हैं, 5 × n डिवाइड बाई 6। अब क्योंकि यूनियन करने के बाद सेम सेट बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। तो दैट विल बी 5 × n डिवाइड बाई 6। तो कर दो आप, ये कितना आ गया मेरे पास, 10, काट दिया 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30। आसान सा सवाल था।